नमस्कार सब लोगों को। बिल्कुल गलत इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर कोई डोजेज और ड्यूरेशन बनाई गई है वो काफ़ी ट्रायल्स के बाद, काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च के पास बनाई गई है, तो देयर इज़ डेफिनेटली सम लॉजिक बिहाइंड इट। तो अगर हम एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई फॉर दैट मैटर, अभी हम एंटीबायोटिक की बात कर रहे हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए देते हैं, और सपोजिंग हमारे को कोई एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए देनी है, तो 5 दिन के लिए आप सोच सकते हैं 5 दिन के लिए क्यों देनी है। अभी तो डॉक्टर चित्रा ने बोला कि 48 to 72 आवर्स में असर आ जाता है, तो बैक्टीरिया किल हो जाना चाहिए, तो इतनी ड्यूरेशन क्यों देनी चाहिए जी, किस बात के लिए। तो उस पे हम बात करें तो ऐसा होता है कि पहले जब लेवल्स पहुंचते हैं, इट इज़ नॉट दैट कि इमीडिएटली 100% बैक्टीरिया मर जाते हैं जी। कई होते हैं कि जब किलिंग शुरू होती है तो पहले 20%, फिर नेक्स्ट डोज के साथ 30%, फिर नेक्स्ट डोज के साथ 50%। तो एक तो जब आप कोर्स जो अब 5 डेज का है उसमें हम एंटिसिपेट करते हैं कि 100% मर जाएंगे। तो अगर आप लेकिन जैसे आपने दूसरे दिन तीसरे दिन से आपको रिस्पॉन्स आ गया, आपका फीवर चला गया, वो इसलिए चला गया क्योंकि आपका बैक्टीरिया जो है वो 60% मर गया, बट 40% अभी भी शरीर में है। उसको मारने के लिए आपको 2 दिन के लिए दवाइयाँ लेनी ही पड़ेंगी, नहीं तो उसके 2 साइड इफ़ेक्ट हैं। पहली चीज़ कि ठीक है आपने रोक दिया, ये 40% अभी नहीं तो 10 दिन बाद मल्टीप्लिकेशन तो रुकेगी नहीं, हो के दोबारा मल्टीप्लाई करके 100% पहुंचेंगे और आपको दोबारा बीमार पड़ने की आशंका हो सकती है। ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जब इनिशियल जो 50% 60% मरते हैं, अब सबकी सेंसिटिविटी, अब मैं एक दवाई 10 लोगों को देती हूँ, किसी का रिस्पॉन्स आता है 3रे डोज पे, किसी का आता है 5वें डोज पे, किसी का आता है नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो आपकी बैक्टीरिया है, 10 बैक्टीरिया हैं, उसमें से 3 ऐसे हैं जो इमीडिएटली एंटीबायोटिक से मर जाते हैं, 3 ऐसे हैं जो आप उनको तीसरे के बाद जब चौथे दिन देते हो वो मर जाते हैं, और बाकी 4 जो बचे उसमें 3 ऐसे हैं जो शायद आपके नेक्स्ट डे मर जाते हैं। अब अगर कोर्स आपका 7 दिन का है तो कौन सा बैक्टीरिया बचा? एक सिंगल बैक्टीरिया बचा। आपने सोचा चलो 5वें दिन बात खत्म, अब 2 दिन और लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बैक्टीरिया, हमने कभी ये सोचा कि ये बैक्टीरिया क्यों रहा? मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया आपका उतना सेंसिटिव नहीं है एंटीबायोटिक से, तो इसीलिए उसको इतना टाइम लग रहा है। बट बाकी पहले 3 मरे, फिर 6 मरे, फिर 9 मरे। वो क्यों इतना टाइम लगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी उन तीनों की थी, उसके बाद सेंसिटिविटी अगले तीनों की थी, और उससे ज़्यादा कम सेंसिटिविटी उसकी थी, और ये वाला और भी रेजिस्टेंट। तो यानी इसके लिए हमें एक सिंगल को मारने के लिए हमें डोज तो पूरी करनी पड़ेगी। अगर हम उसे छोड़ देंगे तो ये एक जो कि उस एंटीबायोटिक से इतना सेंसिटिव नहीं है, वो 1 से 2, 2 से 3, वापस वेरी सून 10 हो जाएगा। और माइंड यू, इस बारी जब आपकी इन्फेक्शन होएगी तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया रह गया था वो था जो उससे मर नहीं पाया पहले। तो आपको हायर एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ेगी, और इसी को फिनोमेना को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम इतना ह्यू एंड क्राई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए कर क्यों रहे हैं जी। बट ऑब्वियस वन कि अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया किसी को इन्फेक्शन हो जाती है, मतलब रूटीन एंटीबायोटिक्स आपकी काम नहीं करेंगी, हायर एंटीबायोटिक्स वो भी टाइम लेंगी। किसकी सफरिंग बढ़ेगी? हमारी सफरिंग बढ़ेगी जिसको बीमारी है। दूसरा, जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं होगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं कर रही हैं, तो आपका इन्फेक्शन सपोजिंग लंग से शुरू हुआ, धीरे 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 वो गति पकड़ेगा और खून में चला जाएगा, और ब्लड के जरिए इट विल स्प्रेड टू रेस्ट ऑफ योर बॉडी। तो आप जिसको शायद ऐसी इन्फेक्शन होती जो घर पे मैनेज हो सकती थी, पहले आदमी को भर्ती करने पे मजबूर करती है, फिर वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करने को मजबूर करती है, क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गन सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में आपकी सफरिंग
पड़ती है। फिर उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आईसीयू में सपोर्ट कि वेंटिलेटर पे जाना, बीपी गिरना, आपका यूरिन बंद हो जाता है, किडनीज अफेक्ट हो जाती है, डायलिसिस की नीड आ जाना, तो ये आपकी एक इंडिविजुअल सफरिंग है। तो मतलब आपका स्टे इन दी आईसीयू, स्टे इन दी हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट सब एक्सपेंसिव हो जाता है जी। तो इसकी आपको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हो जाती हैं। एंड बट ऑब्वियस है, जितनी ज़्यादा इन्फेक्शन सिवियर होएगी, जितनी ज़्यादा फैली हुई होगी, जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होएगी, उससे आपकी जान का खतरा भी नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक हमारे ऊपर जनरल पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा implications हैं. It is not only a personal implication, it is also a financial, it is also a social implication. हमारे पास कितने मरीज आते हैं कि वो, और एक है कि इंडिया बाकी सारी देशों में तो इंश्योरेंस होती है, यहाँ पे अब धीरे धीरे हो रही है लोगों को अवेयरनेस, बट हम हर एक चीज़ के लिए सेव करते हैं, बट हम हेल्थ के लिए कभी सेव नहीं करते. और जब हमें वो स्पेंड करना पड़ता है, वो ऑलवेज लगता है कि दैट्स एन एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो कि नहीं करना चाहिए था. तो इसीलिए आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, और फिर जितने सिवियर हो गए आप घर पे भी जाओगे, आपको रिकवरी में, आपको जॉब में जाने पे टाइम लगेगा. एक तो खर्चा हुआ, फिर आपको रिकवरी में टाइम लग रहा है, फिर अगर आपका सपोजिंग कोई और कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से आपको बारी बारी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़े, तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भारत जैसी जगह पे बहुत मायने रखते हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. देखिए, कुछ तो एक इनहेरेंट आपकी इम्यूनिटी लेवल होते हैं जी, जिसकी वजह से लोगों को रिपीटेड इन्फेक्शंस होती हैं, तो उनको रिपीटेड एक्सपोजर टू एंटीबायोटिक्स होते हैं. अब जैसे अगर आप स्मोकर्स लंग के बारे में बात करो, वो एक बीमारी करती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. अब ऐसे मरीज बारी बारी अस्पताल जा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं. एक तो अस्पताल का एनवायरनमेंट कोई क्लीन तो होता नहीं, वहाँ पे तो वैसे ही इन्फेक्शन रैम्पेंट होती है. फिर आप एडमिट होते हो, एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, हर एक साल आते हो यही मौसम बदलाव के दौरान 7 दिन की 10 दिन की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर, आपको एक टेंडेंसी होती है ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने की इस पॉपुलेशन में. दूसरी पॉपुलेशन होती है जो रेगुलर विजिट कर रही है हॉस्पिटल फैसिलिटी को, क्योंकि हॉस्पिटल इज़ द area where the bacterial infections would be generally resistant infection, because वहाँ पे ही आपको टॉप, मतलब कोई अगर किसी को आम बीमारी है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, इन्फेक्शन अगर हम बात करें, वो इतना कभी सिक होता ही नहीं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा. जी. तो मतलब हॉस्पिटल में सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं. तो गेटिंग रिपीटेड एक्सपोजर टू हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ एंड हैविंग इंटरवेंशन, लाइक जैसे आप किसी के घर में रेगुलर डायलिसिस चल रहा है, तो आप दूसरे दिन, हर एक दूसरे दिन जा रहे हो हॉस्पिटल, हर एक दूसरे दिन आपका कैनुला के थ्रू डायलिसिस हो रहा है. यू आर, एंड डायलिसिस मतलब आपकी किडनी नहीं काम कर रही. तो किडनी जब जिनकी काम नहीं करती, उनकी बेस लाइन इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है. दे आर exposed to developing repeated infections, then they also are exposed to repeated antibiotics, तो उनको भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत होती है. वैसे ही कैंसर पेशेंट्स हम करें, अगर कैंसर पेशेंट्स में भी आप, एक तो कैंसर आपके शरीर को खोखला करता है, तो आपको फिर वही रिपीटेड इन्फेक्शंस होती हैं. डायबिटीज़ आपके शरीर को खोखला करता है, तो रिपीटेड इन्फेक्शंस होती हैं. अब अगर हम कैंसर के पेशेंट की बात करें, तो उनको जो दवाइयाँ भी दी जाती हैं वो कैंसर को किल करती हैं. वो ऐसी हैवी दवाइयाँ होती हैं कि कोई भी ऐसी दवाई नहीं है कि आप बोलोगे कि वो जाके सिर्फ कैंसर को ही हिट करेगी. वो शरीर के हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करेगी, बट क्योंकि कैंसर ज़्यादा उसे एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट होता है. तो जब आप ये करते हो तो इम्यून सेल्स भी आपके बॉडी में कम होते हैं कीमोथेरेपी की वजह से. अगेन यू डेवलप रिपीटेड इन्फेक्शंस, एंड दिस सबसेट इज वेरी वेरी प्रीडिस्पोज्ड टू डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. Issued in public interest by Plea Charitable Trust, an initiative of Venus Remedies Limited.